ऑलराइट, लास्ट क्लास में हमने वर्कर पार्टिसिपेशन, ये तो हमारा कवर हो गया था। टारगेट सेटिंग, क्वालिटी सर्कल्स, ट्रेनिंग भी, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट, ये हो गया था। और बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट हमने शायद ये नहीं, ये भी शायद देख लिया हुआ है। और या चलो हम देख लेते हैं। हाँ, मैंने कहा था बेनिफिट्स आपने देखने हैं। तो उसमें अब जो ये पहला लिखा हुआ है, टू हेल्प एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट से मुराद क्या है? कि एम्प्लॉयज को पावर दी जाती है कि आपने डिसीजन लेना है, जिस तरह होता है लिस्टस्फेयर के ओके, ऑल स्टाइल राइट, ऑफ। बिल्कुल सही। कि अथॉरिटी पावर इज गिवन टू द एम्प्लॉयज टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो टू हेल्प एम्प्लॉयज फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आगे मैंने ब्रैकेट में मोटिवेशन लिखा है। इसको जरा एलैबोरेट करो कि क्या मतलब, अगर पेपर में आएगा ये पॉइंट, आप अगर लिखती हो इसको नॉलेज के तौर पे, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ? सर, अगर हम एम्प्लॉयज को पावर दे देंगे तो वो अपनी वो काफी हेल्पफुल होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो समझेंगे कि हाँ हम भी बिजनेस के ही एक हिस्सा, बिजनेस के अंदर भी हमारा भी एक राइट है, हमारा भी हिस्सा है। उसकी वजह से वो मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट हो जब होंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाएगा हमारा। ओके, ऑल राइट, गुड जवेरिया। अच्छा, इसमें बस ये कि ये लिखा है एम्प्लॉइज फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है दे फील वैल्यूड। इसका मतलब है उन्हें क्लियर कट पता है कि दे हैव अ रोल टू प्ले एंड दे हैव अ मेजर कंट्रीब्यूशन towards the success of the organization. कैसे? Because they take decision for the benefit of the, now they are able to take the decision for the benefit of the organization. तो वो जो फील है ना, फीलिंग के बीइंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका मतलब यही है कि जी हम भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। तो वो उनको मोटिवेट करता है कि अच्छा यार, और ऑर्गेनाइजेशन भी हमें कंसिडर कर रही है, तभी हमें एम्पावर किया है कि वी डिजर्व दैट, वी हैव द कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह से आगे मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर टू जनरेट न्यू आइडियाज विच माइट मेक द बिजनेस मोर सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स समटाइम्स एम्प्लॉयज आपको अच्छे आइडियाज सजेस्ट कर देते हैं, और उससे बिजनेस जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से compete कर पाता है या सक्सेसफुल होता है, जो पहले नहीं था। तो पॉसिबिलिटी है। और एम्पावरमेंट का मतलब यही है ना, एम्प्लॉयज न्यू आइडियाज खुद लेकर आ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया बाय टेकिंग ए डिसीजन, और वो वर्क कर गया, और उससे बिजनेस जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया, या दे कैन टेक द बिजनेस टू अ न्यू हाइट एज वेल बाय जनरेटिंग न्यू आइडियाज। ठीक है, ये तो समझ आती है। टू रिड्यूस द बर्डन ऑन मैनेजर्स, एबल टू टेक बेटर डिसीजन, चलो ये समझ आती है हमें। ये, इसको अगर हम एलैबोरेट करें तो यही है ना कि मैनेजर जो है ना, उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो होता है, बट दे हैव प्लेंटी ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म, हमने पीछे पढ़ा है। तो अगर वो जी। एम्प्लॉयज को ये अटेंड करते रहेंगे, तो दे माइट नॉट बी एबल टू स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम टू टेक मोर इम्पोर्टेंट डिसीजंस, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया। और हमने वो जो मिन्सबर्ग के भी रोल पढ़े थे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिससेमिनेटर हो गया, तो वो फिर स्पोक्स पर्सन हो गया, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो अगर वो एम्प्लॉयज़ को डील करते रहेंगे, तो हो सकता है कि अगर वो कोई डिसीजन भी ले रहे हैं इंपॉर्टेंट, या अपने किसी इंपॉर्टेंट रोल में मौजूद हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म दैट इन अ बेटर वे, और दे माइट नॉट बी एबल टू टेक अ डिसीजन इन अ बेटर वे। जैसे एक और डिसीजन कि आप किसी बिजनेस को टेक ओवर करने लगे, अब एक खरीदने लगे किसी बिजनेस को, इट्स अ बिग डिसीजन। और ये एवरी नाउ एंड देन डिसीजन नहीं लिया जाता कि चलो जी आओ बिजनेस खरीद लेते हैं, कोई और टेक ओवर करते हैं। ये तो बहुत कम होता है ना। तो वो फिर मैनेजर के, उसके लिए प्लेंटी ऑफ टाइम चाहिए होता है, जो मैनेजर के पास नहीं होगा। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बड़ा डिसीजन जो है, जो कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस पे उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि डिसीजन जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो डिसीजन पे डिपेंडेंट है, तो फिर प्रॉब्लम होगी बिजनेस को। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैनेजर फ्री हो गया, क्योंकि वर्कर्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो अब मैनेजर आराम से इजी होके फोकस कर सकता है उन डिसीजंस के ऊपर, ताकि बिजनेस जो है उसके लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर किया। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपको आइडिया है इसका, लोअर एवरेज कॉस्ट, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा जरा इसको करोगे एक्सप्लेन। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक जो बंदा ले सही एक वर्कर वो कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है।
कितनी प्रोड्यूस तो कर रहे हैं सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक हो गया। तो उससे पहले तो वो प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी? क्योंकि वर्कर्स जो है वो नहीं, जो एम्प्लॉयज जो है जब उनको डिसीजन मेकिंग में पार्ट दिया जाएगा तो मोटिवेशन होगी तो फिर एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट आएगी। वेरी गुड, एक तो ये आपने बहुत अच्छी बात की है, जो एफिशिएंसी की बात की है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि बिकॉज नाउ दे कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट हैव टू अप्रोच द मैनेजर टाइम एंड अगेन, क्योंकि डिसीजन खुद ले रहे हैं, सर जी ये साइन कर दें, सर जी ये मसला आ गया, अब उन्हें खुद ही काम करना है। तो इसका मतलब है इट कैन सेव लॉट ऑफ टाइम। वो जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, मैनेजर की तरफ जा रहे हैं, मैनेजर का वेट कर रहे हैं, मैनेजर इज नॉट देयर, दे आर वेटिंग फॉर द मैनेजर, तो वो सारा टाइम जो है ना वो आपका वेस्ट नहीं होगा। और वो आप यू कैन कंज्यूम दैट टाइम इन परफॉर्मिंग योर जॉब, तो उससे ऑफकोर्स काम जल्दी होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो तो कम होगी, क्योंकि वही वर्कर उसी टाइम में ज्यादा चीजें बना पा रहा है, जबकि वेज तो वो उतनी ही ले रहा है, तो एवरेज कॉस्ट तो कम होनी ही है, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ता है। फिर टू रिड्यूस एब्सेंटीइज्म एंड लेबर टर्नओवर, वैसे ये दो टर्म एचआर से रिलेटेड हैं जो हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ आ गया है तो थोड़ी सी बात तो हम कर ही सकते हैं। एब्सेंटीइज्म और लेबर टर्नओवर को कम करता है क्या? ये जो हमने पढ़ा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है। तो ये भी समझ तो आती है यार, अगर मोटिवेटेड हैं और उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, तो नाउ एक बात जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पीछे, जॉब सेटिस्फैक्शन। When you feel free, you feel that I am independent and I can set my own timetable, I can take my own decisions. तो अब कोई मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स आप देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दैट टेक ओवर एन एम्प्लॉय के, यार मैंने तो भाई अब ईमानदारी से काम करके दिखाना है, क्योंकि मैं खुद ही काम कर रहा हूँ सारा। तो आपको अपना काम लगता है तो आप छुट्टी भी नहीं करते, इवन छुट्टी करनी भी हो तो नहीं कर रहे। वरना पहले था यार हमें क्या है, हमें हमें छुट्टी मिल रही है, पेड पेड छुट्टी है, जो जो मैनेजर जाने यार उसका काम जाने, हमें क्या है। बट नाउ बिकॉज यू आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू योर जॉब, तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एंड यू आर लेस लाइकली टू गेट एब्सेंट, जिससे ऑफ कोर्स फायदा क्या हो रहा है कि अच्छा, एब्सेंटिज्म जब कब होगी, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक वर्कर एब्सेंट हो रहा है, तो आपको बिजनेस को तो काम कराना है ना, तो बिजनेस को हो सकता है कोई और वर्कर रखना पड़ जाए जब तक वो वर्कर एब्सेंट है। एक बात, दूसरा, अगर वो एब्सेंट है तो काम भी ज़ाहिर है तेजी से नहीं हो पाएगा। प्रोडक्टिविटी जैसे ऊपर बात की, यहाँ पर भी आ सकता है, प्रोडक्टिविटी कम होगी अगर एब्सेंटिज्म ज्यादा हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जैसे मैं यहाँ एक एप्लीकेशन, एक सिनेरियो बना रहा हूँ, इन केस ऑफ अ सर्विस बिजनेस, there are certain customers which are attached to certain employees of the organization, and they want to get those services from those employees। वो चाहे हेयर ड्रेसिंग है, वो चाहे कोई कोचिंग क्लासेस हैं, अब टीचर की बात करें, नहीं नहीं मैंने नहीं टीचर से पढ़ना है, होता है ना, टीचर चेंज हो गए, वो चाहे कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो उसमें चूंकि पर्सनल सर्विस है, तो उसमें अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है, द कस्टमर माइट नॉट वांट टू अवेल द सर्विसेज being offered by the organization. Why? Because that particular employee is not available at that particular time। ये जी मैंने नहीं करवाना। आपका भी ऐसे होगा, कभी पार्लर गए बाल कटवाने, नहीं जी मुझे तो उसी लड़की से कटवाने, वो जी वो छुट्टी पे है, नहीं जी मैंने नहीं कटवाने, क्योंकि उसको सब पता है वो अच्छे काटती है। तो ये एब्सेंटिज्म जो है ना, जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक लॉयल कस्टमर्स हु वुड कम टू यू टू गेट योर सर्विसेज टाइम एंड अगेन, जिससे सेल्स भी बढ़ती है, रेपुटेशन तो ऑफकोर्स बढ़ती है। और दूसरी चीज जो लेबर टर्नओवर है, ये क्या है भला, क्या चीज है? लेबर टर्नओवर क्या होती है पता है? नहीं, मैं नहीं, भूल गई हूँ कोई बात नहीं, प्रॉपर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, खैर आपने अकाउंटिंग में तो सुना होगा ना वर्ड सेल्स टर्नओवर, जी, सुना मतलब है क्या, क्या मतलब? कि कितनी सेल्स हमारी मतलब हो कितनी रही हैं। आपने, आप कितनी चीजें आपकी बिकी हैं, यानी कि बिजनेस से चली गई हैं, और उसके बदले में आपको कितनी अमाउंट आ रही है। बहरहाल अब ये टर्म इस्तेमाल तो नहीं होती, लेकिन मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब सेल्स टर्नओवर की जगह अगर लेबर टर्नओवर लिखा हो, तो सेल्स टर्नओवर में भी यही है कि चीजें जो बिजनेस से चली जाती हैं, यानी कि बिक बिक गई ना। लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉयज हु लीव द ऑर्गेनाइजेशन, वो छोड़ के चले गए, तो वो लेबर टर्नओवर है। तो अगर लेबर टर्नओवर हाई होगा, तो वही बात, एक तो आपको बार बार नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करने पड़ेंगे, उसकी उसकी कॉस्ट है, टाइम है, तो मीन टाइम प्रोडक्शन कहाँ से होगी, होगी ही नहीं, क्योंकि वर्कर तो है नहीं।
दूसरा रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी है, आपको बाकायदा एक पूरी टीम चाहिए जो पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से एम्प्लॉयज को गुजारे और पिक करे मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। तो टाइम टेकिंग है, प्रोडक्शन भी इफेक्ट होगी उससे, जारी बात है। और वो नए एम्प्लॉयज जो है उनको ट्रेनिंग अलग देनी पड़ेगी आपको, बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द वर्क इटसेल्फ। तो वो अलग कॉस्ट आपको पड़ रही है। और जैसे मैंने, तो हर दफा अगर आप कोई कस्टमर है वो देख रहे हैं, हर दफा जब जाते हैं तो वर्कर्स बदले होते हैं, तो ऑफ कोर्स यू गेट एन आइडिया एज अ कस्टमर दैट business is not that sound. That's why either the employees are having some issues with the business or business is struggling. That's why every now and then either employees leave or they have to change recruit new employees. तो ये इस तरह का इंप्रेशन अगर पड़ रहा है आपको कि बिजनेस नहीं साउंड तरीके से चल रहा, तो यू माइट अवॉइड गेटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस। तो ये हम ले सकते हैं, रेपुटेशन में भी आ सकता है, कॉस्ट के सेंस में भी, रेपुटेशन के सेंस में भी। फिर टू अट्रैक्ट हाई क्वालिटी लेबर हमें नजर आ रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर लेबर को नजर आ रहा है कि यार, क्योंकि हाई क्वालिटी लेबर का मतलब है पीपल हु नो देयर जॉब, ठीक है। तो और उनको जब इंडिपेंडेंस मिल रही है वहां की, यार उस बिजनेस में तो एम्पावर कर रहे हैं, इसका मतलब है वी हैव एवरी अपॉर्चुनिटी देयर टू शो आवर पोटेंशियल, और वही हमने दिखाना है। बिकॉज अगर आप में पोटेंशियल है और आपको दिखाने की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, तो नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन मूव अप द लैडर इन टर्म्स ऑफ जो आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये इस तरह आपके लिए आसान होता है अच्छे वर्कर हायर करना। वरना अच्छे वर्कर तो शायद पैसे ज्यादा मांगते हैं, फिर उनको ढूंढना आसान नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। अच्छे वर्कर तो भाई सारी ऑर्गेनाइजेशन पिक कर लेती हैं जल्दी से, तो वो आसानी से नहीं मिलते ना आपको। यहाँ पर आपको उनको पिक करना नहीं पड़ रहा, दे आर ऑफरिंग देमसेल्व्स ऑन देयर ओन, और दे आर नॉट डिमांडिंग अ वेरी हाई सैलरी और वेज एज वेल, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी थोड़ी रिलेटिवली कम सैलरी पे भी आएंगे, तो या रीजनेबल सैलरी पे भी आएंगे, तो लेटर ऑन दे कैन मूव अप द लैडर, जैसे मैंने पहले बात बताई है। तो दे कैन गेट हायर सैलरीज एंड अदर पर्क्स एज वेल। अच्छा, तो टू एनहांस द पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी एज वेल, ये मुझे जरा इसको जरा, वैसे हम ऑलरेडी इसमें काफी कुछ मैंने डिस्कस किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ फिर भी आप, पब्लिक इमेज कैसे कंपनी का बेहतर होगा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में। और सेज आगे मैंने लिखा बड़ी, तो है आइडिया। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो फिर लोग हाई क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, जिसकी वजह से हाई सेल्स बढ़ जाएंगी। अच्छा ये तो बताओ, उसकी वजह ये से जो हमारी ये पब्लिक इमेज है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। नहीं, लेकिन मैंने तो लिखा है पब्लिक इमेज से सेल्स बढ़ रही है, आप उल्टा लेके जा रही है। मैं पूछ रहा हूँ पब्लिक इमेज क्यों बढ़ेगा। पब्लिक इमेज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। रीजन ये है, आपको बताया अभी, एक तो एम्प्लॉयज आर लाइकली टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, तो customers always find the same employees, and those employees are already familiar with the customers, so they can treat them in the way they want, उनको entertain कर सकते हैं अच्छे तरीके से जिस तरह वो चाहते हैं। तो इमेज तो अच्छा हो रहा है। दूसरा ये कि उनको जब एम्पावर किया हुआ है, तो एक ये भी कि यार ये अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे उनको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, तो एक सॉफ्ट इमेज भी डेवलप होता है दोनों तरीकों से। अच्छी सर्विस भी मिलेगी बिकॉज यू ऑलवेज सी द सेम एम्प्लॉयज हु ऑलरेडी नो अबाउट योर नीड्स और वांट्स, और दूसरा ये भी कि दे ट्रीट द एम्प्लॉयज वेरी वेल। तो ये अच्छा, मतलब एक आप कह लो कि इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, वो उसको भी अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। तो और बाहर के मुल्कों में तो आपको पता है सोशल अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो वहां पर वो और बिजनेसेस जो सोशली अवेयर होते हैं, तो उनको उनसे कस्टमर्स ज्यादा बाय करना चाहते हैं कि यार ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ह्यूमन पूरी कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज ही क्यों ना हो। अच्छा, तो टीम वर्किंग हमने पहले बात की थी कि आप एक एज अ टीम काम करते हैं, तो और उस टीम वर्किंग ये भी एक मोटिवेट करने का मेथड है। मैंने आपको बताया भी था एक बात कि मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस, वैसे मैंने पहले कहा आपको, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लाइक टू वर्क इन अ टीम। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है, एक तो ये है कि उसमें टीम स्पिरिट होती है कि वी हैव टू वर्क हार्डर बिकॉज वी कैन नॉट लेट आवर टीम डाउन बाय नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क। क्योंकि आप अपने ऊपर तो ले सकते हैं यार बस नहीं काम हुआ कोई बात नहीं मेरा ही नुकसान है ना, वो आपके जो साथी हैं, आप ये नहीं चाहते। जैसा होता है ना, कहते हैं यार मल्ले वाले क्या कहेंगे, यही होता है ना, बातें ऐसी बनती हैं हम आपस में घर में जो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, खैर है,
यार मल्ले वाले को ना पता चले, ऐसे ही है। तो ये सेम वही चीज है कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, तो आपको ये होता है कि नहीं यार मुझे काम करना है, सो दैट आई कैन फील प्राउड बीइंग पार्ट ऑफ दैट। वो जो टीम मेंबर्स हैं दे फील प्राउड बीइंग पार्ट ऑफ द टीम, कि यार ये हमारा टीम मेंबर है और इसने हमें सपोर्ट किया है, या इसकी वजह से हमारी टीम सक्सेसफुल हुई है इन अचीविंग द टारगेट। तो ये जो टीम स्पिरिट है ना, और मैं लेट डाउन नहीं करूंगा अपनी टीम को, तो ये आपको जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अबव पार चली जाती है। तो समटाइम्स यू गो बियॉन्ड योर पोटेंशियल एज वेल। तो ये एक फायदा, और ऑब्जेक्टिव कॉमन होता है, सबको पता है कि वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सेम कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो उसमें फिर एक दूसरे की हेल्प भी की जाती है, और हेल्प करने से फायदा ये होता है कि आप स्टक नहीं होते, और एक दूसरे की हेल्प करके आप काम को जल्दी कर लेते हैं। और टीम वर्किंग में ना इंडिपेंडेंस भी होती है, किस तरह से वर्कर्स डिसाइड विच टास्क विल बी परफॉर्म बाय विच वर्कर विद इन अ टीम। तो वो भी आसानी होती है, खुद से डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा यार ये टास्क है, ये हमारी टीम ने करना है, लेकिन इसके ये सब टास्क हैं, ये आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, और मिल बैठ के वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इससे भी टीम के अंदर तो वो इंडिपेंडेंस मौजूद है ना, खुद से डिसाइड करना उन्हें। तो और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले हमने पढ़ा है मैस्लो का, कि मैस्लो की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है सोशल नीड्स। तो यहाँ पे सोशल नीड पूरी हो रही है ना। क्या थी सोशल नीड बोला, याद है? मैस्लो की सोशल नीड क्या थी? नहीं आइडिया? मैस्लो की सोशल नीड्स में वो भी आता है ना, पब्लिक इमेज। और कई जो लोग हैं, लोग आपस में बैठ के इकट्ठे एज अ टीम पर काम करते हैं, उसकी वजह से दोस्ती बढ़ जाती है, लोग आपस में इकट्ठे फ्रैंक होते हैं, फ्रैंकनेस हाँ, बढ़ती है। यस 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 यस, बिल्कुल सही आपने बताया, कि दे कैन सिट टुगेदर, दे कैन हैव अ चिट चैट, दे कैन रिजॉल्व वन अनदर्स प्रॉब्लम्स, और इकट्ठे बैठ के रिलैक्स भी होते हैं, दे कैन शेयर देयर इश्यूज प्रॉब्लम्स एज वेल। तो वो उसमें रिलैक्स फील करते हैं, दे फील पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। वो उनको लगता है कि जब वो टीम में काम कर रहे हैं तो ऑल कलीग्स आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो एंड दे कैन शेयर एवरीथिंग विद देम, एंड दे कैन शेयर एवरीथिंग विद अदर एम्प्लॉइज एज वेल। अच्छा, तो बिल्कुल सही है, यही है। तो सोशल नीड पूरी हो रही है, तो उसका मतलब मोटिवेशन तो आएगी, एक नीड तो पूरी हो रही है। अच्छा, अब ये कि सर्टेन एडवांटेजेस क्या हैं जी इसके, कि वर्कर्स टेक एवरीथिंग एज अ चैलेंज, कि यार हमारी टीम है, करके छोड़ेंगे। आप अकेले होंगे ना तो है डर जाना, नहीं यार मेरे से कहाँ होना है, बिस्ती होनी है। लेकिन टीम में एक बात है, एक तो ये कि आप, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, और दूसरा ये कि यार चलो बिस्ती होगी, सबकी होगी, होता है ना कभी कि आपने किसी प्रिंसिपल के पास जाना, तो अकेले जाते हुए डर लग रहा है, इकट्ठे जा रहे हैं यार कोई बात नहीं, हम बात करेंगे जाके, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आप यू फील कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा जो है ना आपको करेज मिलती है कि यार कर लेंगे बात। तो इसी तरह टीम में भी समटाइम्स, इवन इफ द टारगेट इज स्टिफ, यू एक्सेप्ट इट एज अ टीम। अगर आप अलोन होते तो शायद उस स्टिफ टारगेट को आप हाँ, कि हाँ क्या करनी है सोचते भी ना, लेकिन अब आप कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि बाद में फिर आपको पता है सेलिब्रेशन भी इकट्ठी होती है एज अ टीम। और वो देखो, अकेले आप क्या सेलिब्रेट करोगे? इमेजिन करो, आपने फर्ज किया बिजनेस में A स्टार ले लिया, अब अकेले आप छलांगे अपने घर में कमरे में मारती रहो, कोई फायदा नहीं। सेलिब्रेशन होगी जब पार्टी करेंगे, आपके पापा, आपके मेहमान आ रहे हैं और वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और मिलके उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर यही है ना। तो टीम स्पिरिट में भी यही है कि यार ये मुश्किल है, कोई बात नहीं, करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो सेलिब्रेट भी करेंगे इकट्ठे। तो वो आपको फिर बहुत अपलिफ्ट करती है, आपके मोरल को भी। अच्छा, तो वो हर चीज को फिर एज अ चैलेंज ले लेते हैं। अच्छा, लिटिल सुपरविजन रिक्वायर्ड ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिपेंडेंटली काम करना है, मैनेजमेंट तो आपको जो बिजनेस को एक्स्ट्रा मैनेजर्स नहीं रखने पड़ते, क्योंकि अब वो टीम की जिम्मेदारी है। रिड्यूस लेबर टाइम टर्नओवर, ये तो बता दिया, मोटिवेटेड होंगे तो फिर जॉब नहीं छोड़ेंगे, और वो रिक्रूटमेंट कॉस्ट वगैरह वो नहीं पड़ेगी, पहले भी बात हुई है। और क्वालिटी सर्कल्स, जब टीम वर्किंग को इनकरेज किया जाता है तो क्वालिटी सर्कल्स भी फॉर्म होते हैं। और मैंने बताया था क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं, कि एम्प्लॉयज को एक टीम फॉर्म की जाती है, और उन्हें कहा जाता है विजिट द होल एरिया ऑफ द बिजनेस और ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस, एंड फाइंड द फ्लॉज इन इट, और आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड कम अप विद द सॉल्यूशन एंड प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट। तो ये भी एक काफी इंकरेजिंग चीज है। अगर टीम वर्किंग इंकरेज की जा रही है तो वर्कर्स फिर क्वालिटी सर्कल्स बनते हैं, और उससे होता क्या है, बिजनेस जो है ना कीप्स ऑन इम्प्रूविंग, क्योंकि वो क्वालिटी सर्कल जो है ना, दे एवरी नाउ एंड देन, और दे कंटिन्यूसली कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस, न्यू इंप्रूवमेंट्स, जो कि विच कैन टेक द बिजनेस टू अ न्यू हाइट। इसी तरह डिसएडवांटेजेस को देख लें, तो
अच्छा ये भी है ना, पेपर में सवाल आया हुआ है इसके ऊपर, वैसे बुक में नहीं दिया भाई, लेकिन पेपर में आया तो मैंने ऐड कर दिया। सम पीपल मे नॉट लाइक टू वर्क इन अ टीम। हाँ कुछ होते हैं जो कहते हैं लाइक टू वर्क अलोन, यार हमसे नहीं काम होता कठिन। तो फिर वहां तो टीम वर्किंग, अगर आप टीम वर्किंग को इनकरेज करेंगे तो इट वुड बैक फायर। वो वर्कर काम ही नहीं करेगा, क्या मैं नहीं करता भाई, लड़के बैठा रहेगा टीम में, तो उससे टीम के टारगेट भी अचीव नहीं होगा। अच्छा, मे रिजल्ट इन डिलेड डिसीजंस, क्योंकि अगर टीम के अंदर टीम को आपने इंडिपेंडेंस दे दी है तो वो आपस में अब डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन में इट समटाइम्स टेक टू मच टाइम, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स एंड दे आर नॉट एबल टू कम अप विद अ फाइनल डिसीजन, तो वो टाइम लग रहा है। अच्छा, तो अब फिर डिसऑनेस्ट, तो टाइम इज मनी, आपको पता है, आप डिले कर रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, और देयर इज इंटेंस कंपटीशन इन द मार्केट, और यू टेक द डिसीजन लेट, योर कंपटीटर टेक्स इट फर्स्ट, और फिर वो उसको एज मिल जाएगी ओवर यू, और कस्टमर्स माइट स्विच टू दैट कंपटीटर बिकॉज ऑफ दैट ऑफर, या जो भी उन्होंने इंप्रूवमेंट लेकर आए हैं, इट कम्स आउट इन द मार्केट अर्लियर देन यू, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। अच्छा, फिर डिसऑनेस्ट वर्कर्स मे टेक एडवांटेज ऑफ इट। हाँ, ये कि टीम में काम कर रहे हैं, चलो यार वेले बैठ जाओ कोई बात नहीं, बाकी टीम तो काम कर रही है ना, ये कर ही लेंगे कोई मसला नहीं, तो ये भी डिसऑनेस्ट वर्कर जो होते हैं या जो काम नहीं करना चाहते, वो बच जाते हैं यहाँ पर, और मुफ्त में रोटियां तोड़ते रहते हैं, यानी कि पैसे मिल रहे हैं और टारगेट अचीव हो रहा है क्योंकि बाकी मेंबर्स बहुत एफिशिएंट हैं, तो ये भी गलत है। फिर टीम मेंबर्स में फेल टू एडजस्ट इफ मेंबर्स कीप ऑन चेंजिंग रिजल्टिंग इन फेलियर टू अचीव टारगेट। हाँ, अगर आप एम्प्लॉयज को, यानी कि जैसे हम कहते हैं लेबर टर्नओवर ज्यादा है, तो फिर हर दफा आपके टीम मेंबर्स चेंज होंगे, एंड यू विल नेवर बी एबल टू गेट फेमिलियर विद योर टीम मेंबर्स। और अगर आप टीम मेंबर से फेमिलियर नहीं है, एक्वेंटेड नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। आप कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही वो डेवलप नहीं हुई, वो केमिस्ट्री नहीं बनी हुई। अच्छा, फिर टीम स्पिरिट में सुपरसीड द मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है कि रिप्लेस, ये ना हो कि टीम स्पिरिट इतनी बढ़ जाए कि आपके यार हमने अपना टारगेट अचीव करना है चाहे बिजनेस का टारगेट ना भी अचीव हो, तो ये नहीं करना आपने। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर आपको ये लग रहा है कि कॉस्ट कटिंग करनी है, आपका काम है कि बताएं कॉस्ट कटिंग कैसे होगी, तो अब बिजनेस को लगा कि यार कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बिजनेस को लग रहा है, और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर्स को आपने फुली सेटिस्फाई करना है, उनको गुड क्वालिटी सर्विस या प्रोडक्ट देना है। तो ये उन्होंने कहा नहीं यार, हमें कॉस्ट कटिंग का टारगेट मिला, हमने करके छोड़नी है, और उसमें हो सकता है वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, वो फिर नहीं अचीव होगा। तो ये एक चीज है कि सम टाइम टीम स्पिरिट इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि वो बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव को साइड पे कर देते हैं, दे अवॉइड इट and they keep on making efforts to achieve their own team's target, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि भाई टीम का टारगेट तो दिया गया है ताकि बिजनेस का टारगेट अचीव हो, ये थोड़ी है कि वो उसको निगेट करे या उसको अचीव ना होने दे। और फिर कॉस्टली टीम ट्रेनिंग, जारी उधर टीम में काम कराना तो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट है, कॉस्ट से प्रॉफिट फिर कम होता है, आपको पता है। अच्छा, फिर जॉब रीडिजाइन, अच्छा ये एक टर्म है, पास पेपर में क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर, तो इसमें ना कई बच्चों को समझ नहीं आया कि सर ये जॉब रीडिजाइन में लिखना क्या था। तो अब मैंने इसलिए लिख दिया है, जॉब रीडिजाइन में कुछ भी ऐसा करें जिससे वर्कर जो है ना उस काम को इंजॉय करें। अब वो रिवॉर्डिंग है काम, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, चैलेंजिंग है, जो भी है उसमें आपके जो जितने नॉन फाइनेंशियल मेथड्स हैं, रिमेंबर, क्योंकि आपको अगर पैसे अच्छे मिल रहे हैं, इमेजिन करो, तो क्या उससे आपके लिए काम ज्यादा सेटिस्फैक्टरी, या आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है काम से, या काम ज्यादा चैलेंजिंग हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं सर। जब तक कि आप काम में, उस टास्क में, उस जॉब में कोई चेंजेस ना लेके आए। तो रीडिजाइन का मतलब है टू मेक चेंजेस इन द जॉब इन अ वे दैट इट बिकम मोर इंटरेस्टिंग, रिवॉर्डिंग, सेटिस्फाइंग, चैलेंजिंग फॉर द वर्कर, एंड एम्प्लॉय टेक्स स्टार्ट्स टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग दैट जॉब। इसमें सारे नॉन फाइनेंशियल मेथड आ जाते हैं, उनके फायदे नुकसान, यानी कि टीम वर्किंग, जॉब जॉब रीडिजाइन में ही आ रहा है। रीडिजाइन किया ना कि आप टीम में काम करेंगे, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ट्रेनिंग देने के बाद, चलो ट्रेनिंग को अगर हम ना भी लें, तो वैसे तो ट्रेनिंग भी जॉब सेटिस्फेक्शन लेकर आती है। कैसे? यू परफॉर्म द जॉब बट यू आर नॉट एबल टू डू इट परफेक्टली, बट नाउ यू गेट ट्रेनिंग एंड नाउ यू आर इक्विप्ड विद लेटेस्ट मेथड्स, तो अब आप उस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो नाउ जॉब बिकम मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड मोर सेटिस्फाइंग फॉर यू, कि आप, क्योंकि जब कोई काम आप अच्छे से कर नहीं पाते तो आपको सेटिस्फेक्शन उससे कैसे मिलनी है, लेकिन जब आप अच्छे से कर पाते हैं तो तभी सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंड दैट कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। फिर टारगेट सेटिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन,
और जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सब जॉब रीडिजाइन में आ रहे हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इनमें से कोई से भी 2-3 पकड़ के आंसर लिख सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ये नोट्स के एंड पे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको नजर आ रहा है, डिफाइन द टर्म मोटिवेशन और ब्रीफली एक्सप्लेन टू वेज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप माइट अफेक्ट द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक तो मोटिवेशन को अपने वर्ड्स में डिफाइन करना है ताकि आपको आदत पड़ जाए। और जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट में एक चीज है जो आपने जेहन में रखनी है, वो ये कि अब नए पैटर्न के मुताबिक 2 वेज नहीं पूछे जाते, अब एक ही वे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको, लेकिन मैंने लिखा इस तरह क्यों हुआ है, क्योंकि पेपर में ऐसे आया था, तो मैंने तो उस तरह ही लिखना था ना, पास पेपर का क्वेश्चन। तो ये अब सवाल बी पार्ट किस तरह का है सुन लो आप पहले। ये आएगा, एक्सप्लेन वन वे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप माइट अफेक्ट द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपने एक वे लिखना है। और आपको पता है कि ये जो डिफाइन द टर्म मोटिवेशन ए पार्ट है 20th का, उसमें 2 नंबर नॉलेज के हैं, और डेफिनेशन ऐसी हो जिसके 2 आइडेंटिफाइबल पार्ट्स बनते हो टू गेट 2 आउट ऑफ 2, क्योंकि नॉलेज के 2 नंबर हैं आपको जो मिलेंगे। और नॉलेज भी कौन से वाला, लेवल 1 वाला। वो यही होता है जब आप कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लेवल 1 ही बोलते हैं, नॉलेज। और वो यहाँ यही चाहिए। और जो बी है उसमें आपको 3 नंबर कैसे मिलेंगे, 1 नंबर आपको नॉलेज का मिलेगा, और वो लेवल 1, यानी कि आपने वन वे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का अगर बता दिया कि किस तरह मोटिवेट होंगे, तो आपको 1 नंबर नॉलेज का मिल जाएगा। और बाकी 2 नंबर आपको मिलेंगे सिनेरियो बनाकर, और उसको डेवलप करके बताना है कि भाई किस तरह से वो मोटिवेशन एम्प्लॉइज की लेकर आएगा। तो और उसके आपको एप्लीकेशन के लेवल 2 मिलेंगे। सिनेरियो बनाकर जब आप, यानी कि आप कोई रेलेवेंट बिजनेस सिनेरियो की बात यहाँ करेंगे, तो ये लेवल 1 एप्लीकेशन है। और जब उसको आप डेवलप करेंगे, तो यानी कि इम्पैक्ट बताएंगे आगे कि किस तरह से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, तो वो लेवल 2 एप्लीकेशन बन जाएगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन के 2 नंबर, लेकिन लेवल 2 पे जाना है, और नॉलेज का एक ही नंबर लेवल 1 पे। इसी तरह आपको 21st क्वेश्चन भी करना है, ये आपके पास होगा। एक तो लिखा है डिफाइन द टर्म एम्पावरमेंट। अगेन दोबारा बता रहा हूँ, आप पढ़ जहां से भी लें, मेरे नोट से लें, बट ट्राई टू कम अप विद योर ओन डेफिनेशन। याद किया ये जो भी है खुद से लिखनी है आपने। और अगेन वही 2 नंबर नॉलेज के, और लेवल 1 ही चाहिए यहाँ पर आपको। और दूसरा, अब ब्रीफली एक्सप्लेन जो है ना, वो नहीं आएगा। अब आता है एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई अ बिजनेस माइट डिसाइड टू एम्पावर इट्स एम्प्लॉइज। ठीक है जी, तो इस तरह आपका होगा। तो आपको एक ही रीजन लिखना है, और वही 1 नंबर नॉलेज का लेवल 1, और 2 नंबर एप्लीकेशन के लेवल 2। ये बात पहले हो चुकी है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं आपने करने हैं। ठीक है जी, हो जाएंगे ना, समझ आ गई ना ये। जी सर। ऑल सर राइट। मैंने बस एक सवाल पूछना है कि जो 20 का बी पार्ट है, उसके अंदर डेमोक्रेटिक अगर होता तो फिर समझ आता कि उसके अंदर हमने एम्प्लॉयज को राइट दिया होता है कि आप हाँ मना भी कर सकते हैं, या राइट दिया होता है कि कुछ भी। लेकिन ऑटोक्रेटिक के अंदर तो मैनेजर खुद अपने आप को मैनेज करता है ना, कोई सिर्फ हुक्म देता है एम्प्लॉयज को। तो उसके थ्रू मोटिवेशन कैसे होगी, ये मुझे क्लियर करना है। जवेरिया, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और इसका मतलब है क्योंकि आपने खुद लिखना है तो इसलिए आपने पूछा भी है। अब 2 बातें ध्यान में रखो। एक तो ये कि यहाँ पे जो वर्ड है वो है अफेक्ट। अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसने ये नहीं कहा मोटिवेशन कैसे आएगी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप से। सी द क्वेश्चन, वो कह रहा है जी अफेक्ट कैसे होगी। तो अगर आपको ये लगता है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से मोटिवेशन नेगेटिवली अफेक्ट होगी, तो आप वो बता दो, कोई इशू नहीं है। एक बात। अच्छा, और अगर आपने पॉजिटिव इफेक्ट बताना है कि जी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से मोटिवेशन भी होती है, तो आप वो भी बता सकती हो। और वो मैंने नोट्स में लिखा भी हुआ है, हिंट दे देता हूं कि देर आर सर्टन एम्प्लॉयज हु डू नॉट लाइक टू, हु कंसिडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बर्डन। लाइक अगर उन्हें कोई डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है, तो वो कहते हैं यार इट्स एन एक्स्ट्रा बर्डन, हमें जो जॉब कर रहे हैं वही करते रहें। तो अगर वही डिसीजन मैनेजमेंट लेना शुरू कर दे, तो दे फील रिलीव्ड। समझ आ रही बात की। जी सर। बहरहाल अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह लिखना चाह रही हो। आई होप क्लियर हो गया आपको। आई आंसर्ड योर क्वेश्चन।
जी सर, क्लियर हो गया। ऑल राइट। अच्छा, तो ये मैं अभी दो तीन के ही आपको दे रहा था इसी वजह से। अच्छा, इसी तरह से ताकि मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊं कि आपको समझ आ रही है और आप कर सकते हो। अच्छा, ये 20A का बी है ना, आप देख रहे हैं इसमें बी में कोई बिजनेस का सिनेरियो नहीं दिया हुआ। सिनेरियो मैं दोबारा बता रहा हूँ, सिनेरियो कैन बी internal environment of the business, nature of the business. You can talk about different brands as well which are world famous, up to you. Or it can be external environment as well, all those factors which are outside the business, जैसे कि कंपटीशन या गवर्नमेंट या कंज्यूमर्स का टेस्ट, ट्रेंड, इनकम लेवल वगैरह, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब भी बिजनेस सिनेरियो में ही आता है, बट ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो बोथ आर इक्वली गुड, आप किसी तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, 21 मैंने आपको दिया है साथ में, और 21 में भी किसी किस्म के बिजनेस का सिनेरियो नहीं है जो आपने खुद से डेवलप करना है। और उसके बाद अब 20 नंबर का तो क्वेश्चन वैसे आता ही नहीं है, मैंने लिखा तो हुआ है, लेकिन अब नए पैटर्न के मुताबिक 20 नंबर का क्वेश्चन वो नहीं देते, तो इसलिए हम भी इस पे बात नहीं करेंगे। लिखा मैंने जरूर हुआ है। हम देखेंगे 23rd क्वेश्चन, और वो क्या है जी? डिफाइन द टर्म मोटिवेशन, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। ये भी मैंने तीनों क्वेश्चन एक ही तरह से दिए हैं ताकि इस पे मुझे पता चल जाए कि आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। हो सकता है और क्वेश्चन भी दे दूं इसी चैप्टर में से, लेकिन फिलहाल अभी कल के लिए अ, यही क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म मोटिवेशन, 2 नंबर नॉलेज के, और लेवल 1 पे जाना है। मोटिवेशन की अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है आपने, और आगे एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स नहीं, अब क्या होगा? एक्सप्लेन वन बेनिफिट। तो टू का वर्ड नहीं आता अब 3 नंबर के क्वेश्चन में, आपने एक ही बेनिफिट लिखना है, टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। तो वही 1 नंबर नॉलेज का लेवल 1 और 2 नंबर एप्लीकेशन के लेवल 2। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है? ये जो 23 का बी पार्ट है, इसके अंदर हम मोटिवेशन की डेफिनेशन नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिख दिया है। इसमें बस हम बेनिफिट उसको एक्सप्लेन कर देंगे। आप बात तो सही कर रही हो, लेकिन एक बात मैंने आपको बताया कि जो बी पार्ट है, यानी कि जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं विच एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द कमांड वर्ड एक्सप्लेन, आपको मैंने बताया था पहले भी, तो उनमें नॉलेज का एक ही नंबर होता है, और वो भी लेवल 1। तो आप डेफिनेशन लिखो या आप एक बेनिफिट लिखो, आपको एक ही नंबर मिलेगा। तो मुझे आप ये बताओ, अगर आप ऊपर डिफाइन द टर्म मोटिवेशन नहीं भी है, फर्ज किया, और आपको बी पार्टी आया हुआ है पेपर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अगर मोटिवेशन की डेफिनेशन लिख देती हो, तो क्या आप एक बेनिफिट मेंशन नहीं करोगी पेपर में? करोगी ना? कर इसका मतलब है हम्म। एग्जामिनर कहेगा कि भाई आपने पहले डेफिनेशन शो करके भी लेवल 1 नॉलेज हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, और आपने एक जो बेनिफिट मेंशन किया है वो भी लेवल 1 नॉलेज है, तो नंबर तो वो एक ही देगा। आप लेवल 1 नॉलेज को चाहे 10 दफा शो कर दो, नंबर एक ही मिलेगा, क्योंकि नॉलेज का नंबर ही एक है। तो इसलिए अगर ऊपर मोटिवेशन वाला सवाल हो या ना हो, आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन लिख दी तो आपको बेनिफिट भी तो एक लिखना है ना, मेंशन तो करना ही है। तो जब उसका लेवल 1 नॉलेज आपको नंबर मिल ही रहा है, तो डेफिनेशन लिखकर करना क्या है? हाँ, अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको बेनिफिट आ ही नहीं रहा, एग्जाम्पल ये नहीं समझ आ रहा, तो फिर कम से कम 3 में से एक तो नंबर ले लो, और वो किस तरह? आप उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दो जिसका क्वेश्चन में जिक्र हुआ हुआ है। एक ये इट विल बी अ वीक आंसर, लेकिन एटलीस्ट जो है वो आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे ना आपको। तो वो वाली बात आपकी बन जाएगी कि आपको जीरो ही है, चलो यार, नथिंग टू लूज, कुछ तो मिले। समझ आ गई? ठीक है सर। अच्छा, ये 20 ये हो गया। अच्छा, और कोई आपका क्वेश्चन नहीं है, राइट? नहीं सर। ऑल राइट, सो वी एंड आवर क्लास हियर।